बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बजट तो ऐसा लगता है कि आवाम की कमर तोड़ देगा। जो आदाद व शुमार अब सामने आ रहे हैं या जो हक़ाइक़ अब पता चल रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। एक तो किसानों के लिए बहुत बुरी खबर है कि जो फर्टिलाइज़र थी या जो खादें हैं उनके ऊपर 2% का एक सेल टैक्स हुआ करता था इमरान खान साहब के दौर में, उसको बढ़ाकर 10% तक कर दिया गया है। तो अब ये एक बहुत बड़ा बोझ है जो किसानों के ऊपर पड़ेगा। दूसरा, जो नेचुरल गैस है उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स था 5% का, वो बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। ये एक और बोझ पड़ेगा पब्लिक के ऊपर। और जो पेट्रोलियम मसनूआत थी उसके ऊपर सेल टैक्स या लेवी लेना बंद कर दिया था इमरान खान साहब की हुकूमत ने माजी में। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक हद से ज़्यादा ऊपर गई तो उन्होंने पब्लिक को सहूलत देने के लिए उसके ऊपर जो टैक्सेस थे वो ख़त्म कर दिए थे, लेवी भी ख़त्म कर दी थी। और इसका डाटा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मेरे पास मौजूद है और बड़ा क्लियरली ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी इस डाटा में। ये जो साल 2022-23 है इसका बजट पेश किया गया है, तो इस पे 750 अरब रुपए का लेवी वसूल करेगी हुकूमत। और अब सेल टैक्स लिया जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। इमरान खान साहब ने सिफर कर दिया था इसको, लेकिन जब शुरू में उन्होंने इसको किया था तो 135 अरब रुपए वो सेल टैक्स या लेवी ले रहे थे इस मामले में पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। और अब जो लेवी वसूल की जाएगी वो जो नया बजट है इसमें 750 अरब रुपए है। तो ये सारा बोझ पब्लिक के ऊपर जाएगा। 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स हैं। और कुछ इन्होंने ऐसा नहीं किया कि अमीर आदमी को टैक्स देना पड़े, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को और गरीब आदमी को पीस कर रख दिया है। सारा का सारा जो टैक्स का बोझ है वो उसके ऊपर डाल दिया है। और अब 440 अरब के नए टैक्सेस के साथ ये लगभग कुछ 7000 अरब के टैक्स बन जाएंगे और एक बहुत बड़ा बोझ है जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पड़ने जा रहा है। अब इसमें इमरान खान साहब ने इसको एक तो मुस्तरद कर दिया है, लेकिन उन्होंने इसको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर मुस्तरद किया है। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा कि हम इंपोर्टेड हुकूमत का पेश करदा अवाम दुश्मन कारोबार मुखालिफ बजट मुस्तरद करते हैं। ये जो इन्होंने बजट पेश किया है, इन्होंने कहा कि महंगाई 11.5% तक लाएंगे और तरक्की की शरह को 5% तक लाएंगे। ये गैर हकीकी है और मफरूज़ों पर मबनी है। 24% आज महंगाई हो चुकी है और महंगाई 25 से 30% के माबैन चली जाएगी, जो एक आम आदमी का बेड़ा गर्क करके रख देगी। और दूसरी जानिब बुलंद शरह सूद के बायस, यानी जैसे ही आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी आपका यहाँ पे सूद भी बढ़ेगा। और सूद की शरह पे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि माशी तरक्की की रफ्तार और ज़्यादा कम हो जाएगी। जो ये कह रहे हैं कि शरह जो तरक्की की है वो 5% तक ये रखेंगे, वो इमरान खान साहब के दौर में 90 की दहाई के बाद पहली मरतबा गुज़िश्ता 30 सालों में 6% तक पहुँची है। और बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको आगे ले जा रही थी और उनकी कोशिश थी कि यह 7% से ऊपर चली जाए। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी तमाम तरक्की पसंद जो टैक्स इस्लाहात और जो सेहत कार्ड, कामयाब जवान प्रोग्राम और अवाम दोस्त बहुत सारे मंसूबे जो थे वो लपेटे जा रहे हैं। पुराने पाकिस्तान में ये ऐसा है कि यानी ख्यालाती किस्म का एक इन्होंने मीज़ानिया कायम कर दिया है, एक बजट दे दिया है जो कौम के लिए मज़ीद बोझ और तकलीफ़ का सामान करेगा और मज़ीद कौम को परेशान करेगा। ये तो इमरान खान साहब कह रहे हैं। अब इसमें जो है वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं और जो वज़रा हैं साबिक वो भी अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। शौकत तरीन साहब ने बड़ा क्लियरली इसका हवाला देते हुए कहा नए बजट का कि जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं ये बहुत बड़ा बोझ होगा मौजूदा हुकूमत की जानिब से अवाम के ऊपर। और 28 से 30% तक उन्होंने ये दावा किया कि 28 से 30% तक शरह सूद जा सकता है। इसका मतलब है पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं कर पाएगा। हर किस्म का कारोबार जो बड़े पैमाने पर होता है जिसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं वो कारोबार बंद हो जाएंगे। ना सिर्फ कारोबार बंद हो जाएंगे, महंगाई मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का और जो आपके IMF है उन दोनों का एक मुवाजना मैं आपके सामने रखता हूँ कि हुकूमत कैसी दो नंबरी करती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान में 145 अरब डॉलर्स भिजवाए हैं। इमरान खान साहब के दौर में तो बहुत तेज़ी से भिजवाए हैं।
लेकिन इमरान खान साहब का दौर ख़त्म होने के बाद अप्रैल में और मई में जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे थे, बाहर से जो पैसा भेज रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी शरह में लगातार कमी हो रही है और इस कमी से पाकिस्तान को डेंट पड़ेगा। लोगों के नाराज़ होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि लोगों के साथ ज़्यादती की गई है, उनके वोट का हक छीन रही है मौजूदा इंपोर्टेड सरकार। जो उनको वोट का हक मिला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, इमरान खान साहब ने उनकी मदद की थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कम से कम वोट का हक तो होना चाहिए, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक छीन रहे हैं, जबकि उन्होंने 5 सालों में 145 अरब अमरीकी डॉलर्स भेजे हैं। जबकि पिछले 5 सालों में IMF ने आपको कितना पैसा दिया है? पिछले 5 सालों ने IMF ने आपको 20 अरब डॉलर्स दिए हैं। तो 20 अरब डॉलर देने वालों की हर बात मान रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं, उनके मुताबिक बजट बनाया जा रहा है, उनसे पूछ पूछ कर कदम उठाए जा रहे हैं और उनकी खातिर तमाम मगरबी ममालिक की बात मानी जा रही है। इन्हीं लोगों को मनाने के लिए पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन भी हुआ है, क्योंकि वेस्टर्न ताकत जो है वो IMF को और इन इदारों को कंट्रोल करती है। लिहाजा इनको मनाने के लिए हर तरह के जतन किए जाते हैं। लेकिन अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी नाराज़ हो गए और वो जो पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा है, यानी 5 सालों में अगर आप तकसीम करें तो 3 अरब डॉलर या 4 अरब डॉलर बनते हैं सालाना, जो IMF ने दिए हैं। 3 से 4 अरब डॉलर सालाना IMF ने दिए हैं, जबकि जो पाकिस्तानी हैं वो हर साल 30 अरब डॉलर से ऊपर पैसा पाकिस्तान को भेज रहे हैं गुज़िश्ता 5 सालों से। तो ये पाकिस्तानियों का कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है और ना कोई उनको उनकी इज्जत देने को तैयार है। अब मामला जो है वो पहले बजट को एक दफ़ा कंक्लूड कर दें, और रऊनियत और तकब्बुर ऐसा है इस हुकूमत में कि मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। ज़रा ये ऑडियो सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि एक ऐसी खातून जो बांट रही थी 12,000 रुपये फ़ी फैमिली, उनका रवैया कैसा था, और एक ऐसी खातून जो बांट रही हैं जिनकी हुकूमत 2,000 रुपये फ़ी फैमिली, उनका रवैया कैसा है। 22वां दिन है और अब तक 66 लाख ख़ानदानों को इमदाद दी जा चुकी है। 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान, 81 अरब रुपए अभी तक तकसीम हो चुके हैं। 40,000 रुपए से कम है, जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2,000 रुपया उसको दे रही है। ये आपने सानिया नश्तर को सुना और उनका रवैया आपने सुना, फिर आपने सुना मरियम औरंगजेब को और उनका रवैया आपने सुना। तो ये फ़र्क होता है ऐसे लोगों का जो स्टेटस को का हिस्सा रहे हों, जो आवाम को कीड़े मकोड़े समझते हों, जो लोगों को समझते हों कि इनको हमने जो भी दिया इन पे एहसान करके दिया, और दूसरी जानिब एक ऐसी खातून जो पढ़ी लिखी हैं, एक ऐसी खातून जो अपने आप को आवाम के बीच में से समझती हैं। उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था और वो ये कह रही थी कि हमने लोगों को पैसा दिया। एक्चुअली उनको लगता है कि उन्होंने पब्लिक का पैसा पब्लिक को दिया है, अपने घर से तो दिया नहीं। मरियम औरंगजेब को ऐसा लगता है कि अपने घर से पैसा निकाल कर अपना, हुकूमत अपना ये पैसा 2,000 रुपया दे रही है। यानी ये रऊनत और ये तकब्बुर ये किसी को भी लेकर बैठ जाता है। बहरहाल ये अंदाज है इनका। असद उमर साहब ने एक और जो फिगर है वो कोट किया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें असद उमर साहब का ये क्लेम है कि अवाम की बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की कीमतों में इस हफ्ते पिछले साल की निस्बत 24% इजाफा हो गया है। बजट आने से पहले ये हाल है, तो अब बजट का जब इम्प्लीमेंट होगा सारा कुछ, तो फिर पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा, ये असद उमर साहब ने कहा है। अब इसके बाद कुछ और ख़बरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर मुझे आपको रशियन सदर की तरफ भी लेकर जाना है, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक खबर है, वो भी आपको बताता हूँ। अब पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इतनी बदतरीन मंदी की है शहबाज शरीफ साहब ने, ऐसी तबाही फेरी है शहबाज शरीफ साहब ने आने के बाद। हालांकि DGISPR तो तारीफ कर रहे थे पहले दिन, पाक फौज के तर्जुमान ये कह रहे थे कि देखें मार्केट स्टेबल हो गई, मार्केट की हालत है। मैं बता देता हूँ, पाक फौज के तर्जुमान चाहें तो इसके ऊपर दोबारा बात कर सकते हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल के बायस
खित्ते की तीसरी बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली मार्केट बन चुकी है। ताज़ा तरीन आदादुशुमार बताते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पूरे साल में श्रीलंका के बाद, अब जो इन दिनों के अंदर हो रहा है इसको अगर आप सामने रखें तो श्रीलंका के बाद खित्ते में दूसरी बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली मार्केट बन गई है। सर्वे में कहा गया है कि 6,376 पॉइंट्स की कमी हुई है और जो हालत पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की कर दी है इंपोर्टेड सरकार ने आने के बाद, वो आपके सामने है। मुफ्ता इस्माइल ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने, इन दोनों ने इस बात का इशारा दे दिया है कि आने वाले वक्त में पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। वो मैंने आपको बताया कि 30 रुपये तो कम से कम वो लेवी डाल देंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। ये सिर्फ 250 पे जाकर नहीं रुकेंगी बल्कि इससे ऊपर भी चली जाएंगी। अगर ये इंपोर्टेड सरकार रहती है तो ये पब्लिक के ऊपर इसी तरह बोझ बढ़ाते चले जाएंगे। घी और कुकिंग ऑयल वो अभी हाल ही में महंगा हुआ था, लगभग कोई 250 रुपये के करीब, अभी 25 रुपये मजीद उसके अंदर इजाफा हो गया है। यानी पाकिस्तानियों को इन्होंने बिल्कुल दफन कर देना है, जिंदा रहने का हक भी इन्होंने छीन लेना है। और दुगनी से भी ज़्यादा कीमत हो गई है पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर। और आज ही हुकूमत ने फैसला किया है कि इसके ऊपर जो है वो ड्यूटीज़ वगैरह भी लगेंगी और नए मसाइल पैदा हो जाएंगे आम आदमी के लिए। तो पैसे इकट्ठे करके पता नहीं इस हुकूमत ने कहाँ ले जाने हैं और दबाव सारा का सारा आम आदमी के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। अब आ जाए रशियन प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट की तरफ, जिन्होंने भिगो के लितरॉल की है पाकिस्तान की इंपोर्टेड सरकार की। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देयर इज नो इन बिटवीन, नो इंटरमीडिएट स्टेट, इधर अ कंट्री इज सॉवरन और इट इज अ कॉलोनी, नो मैटर व्हाट द कॉलोनीज आर कॉल्ड, and a colony has no historical prospects. If a country is not able to make sovereign decisions, it's a colony. कॉलोनी कहते हैं जैसे माजी में ये पूरा खित्ता जो है वो बरतानिया की कॉलोनी था, जैसे अफ्रीका जो है वो फ्रांस की कॉलोनी था, स्पेन और फ्रांस से वो कंट्रोल होते थे। इसी तरह यानी मुख्तलिफ कॉलोनीज होती हैं जिनके ऊपर बाहर से आकर हुक्मरानी करते हैं। वहाँ के अपने लोगों की कोई अपनी सोच नहीं होती, वहाँ उनका कोई हक़ हुक्मरानी नहीं होता, उनके अपने कोई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़ैसले नहीं होते, बल्कि उनके फ़ैसले उनके वो आका ले रहे होते हैं जो दूर दराज किसी और मुल्क में रहते हैं। तो ऐसे ममालिक जो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, जो अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकते, फ़ैसले नहीं कर सकते, ख़ुद मुख्तार नहीं होते, आज़ाद नहीं होते, वो कॉलोनी कहलाते हैं। तो कॉलोनी एक्चुअली ऐसा लगता है, और सारे तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि पुतिन ने कॉलोनी कहा है पाकिस्तान को, क्योंकि इस हाल में पाकिस्तान ही पहुंचा हुआ है इस वक्त। पुतिन ने कहा है कि कोई दरमियानी रास्ता नहीं होता, कोई बीच वाली रियासत भी नहीं होती, या तो एक मुल्क आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क होता है या फिर वो एक कॉलोनी होता है। अब वो कॉलोनी को आप जो मर्ज़ी कहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता और कोई तारीख़ी हैसियत किसी कॉलोनी की हो नहीं सकती। अगर कोई मुल्क अपने फैसले खुद मुख्तारी के साथ नहीं कर सकता तो वो एक कॉलोनी है। अब इसके आगे सिर्फ ये रह गया है कि सदर पुतिन ये कह दें कि पाकिस्तान अमेरिका की या वेस्ट की एक कॉलोनी है, यही कहना बाकी है। बाकी तो हर तरह के जूते पाकिस्तान के इंपोर्टेड सरकार जो है वो खा रही है और खाने भी चाहिए। जिस तरह इन्होंने अमेरिका के इशारे पर लब्बैक करते हुए, पैसे का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए अंधाधुंध ताकत और पैसा इस्तेमाल किया और उसी नशे के अंदर इक़्तिदार में आकर बैठ गए और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हर वो काम किया जो अमेरिका चाहता है, हर वो काम किया जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, हर वो काम किया जो खुद इनके फ़ायदे में है। केसेस ख़त्म करो, नैब को ख़त्म करो, अपनी जान छुड़ाओ, अपनी सहूलतें हासिल करो, और हर वो काम किया जो पाकिस्तान की पब्लिक के मफाद के खिलाफ था। पाकिस्तान की पब्लिक की कमर तोड़ के रख दी है इस इंपोर्टेड सरकार ने। यहाँ पे अगर कोई एहतजाज करे तो उसका हल क्या है, ज़रा ये भी खबर आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल वाला मामला जो है वो हैरेट्स के अंदर एक खबर छपी है और वो एक जर्नलिस्ट है जिसने पूरा एक आर्टिकल लिखा है बहुत डिटेल में।
और उसका उन्वान ये है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, ये एक हकीकत बनती जा रही है। तो वो कैसे उनको लगता है कि ये होने जा रहा है, उन्होंने क्या कुछ लिखा है, देखते हैं कि पाक फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत या सऊदी हुकूमत इसके ऊपर कैसा रद्द-ए-अमल देती है। बहरहाल ताहिर अशरफी साहब ने एक सवाल उठाया था कि सऊदी बादशाह पे या सऊदी अरब पाकिस्तान पे ऐसा इल्ज़ाम ना लगाया जाए। तो मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल पूछा, अगर वो जवाब दे पाएँ, कि 2020 में तल अल बैब से एक तैयारा उड़ा था और वो तैयारा सऊदी अरब का एक नया शहर बन रहा है जिसको न्यूम सिटी कहते हैं, वो वहाँ उतरा था, कुछ देर क़याम किया था, फिर वो तैयारा वापस चला गया था। और उसी दिन अमरीकी सेक्रेटरी खारजा उस वक्त के वो मौजूद थे सऊदी अरब में, और मुबैना तौर पे जो अखबारात में छपा था वो ये था कि मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं सऊदी अरब के, उन्होंने गालिबन रिसीव किया था उस वक्त के इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अमरीकी जो हैं वो सेक्रेटरी खारजा के हमरा। तो ये खबर छपी है मुख्तलिफ अखबारात में उस दौर में। तो ताहिर अशरफी साहब अगर चाहें तो वो इसकी तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं सऊदी अरब से पूछ के, उनको अरबी आती है, वो आसानी से पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने इसकी तरदीद ऐसा सच नहीं देखी, खामोशी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 रहनुमाओं को नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी कर दिए गए हैं, और इसमें शफकत महमूद हैं, हमाद अज़हर हैं, यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, मुराद रास हैं, अंदलीब अब्बास हैं और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। इन सब के ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इनके जारी किए गए हैं। तो इम्पोर्टेड सरकार क्या साबित करना चाह रही है कि 70 साल से बड़ी उम्र की खातून, 72 साल खातून, वो दहशत गर्द है। यानी आप ये गाड़ी की तस्वीर देखें, इस गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर पुलिस डंडे मार रही है। तो ये जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई खातून है वो दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दों ने गाड़ी के ऊपर हमला किया हुआ है, इसका फैसला आप कीजिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा।